सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। श्री DM बारड़ विनय मंदिर कुशियागिर की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में रेखा चित्र के आधार पर महादेवी वर्मा जी रचित एक उत्कृष्ट रचना जो है, उस रचना का नाम है रानी। इस रेखा चित्र को हम पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के द्वीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। आधुनिक हिंदी साहित्य में मीरा जैसी पहचान बनाने वाली महादेवी वर्मा जी रेखा चित्र के आधार पर आज हम महादेवी वर्मा जी रचित रानी नामक जो हमारा 12वां लेसन है, इसका हम अभ्यास करेंगे। हिंदी साहित्य में छायावाद का अनूठा स्थान है और छायावाद में महादेवी वर्मा जी का इतना ही उपयुक्त स्थान है। वर्मा जी को आधुनिक साहित्य में मीरा कहते हैं। देखते हैं हम महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन सन 1987 में। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा, तुम्हें ढूंढी पीड़ा कहने वाली सरहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ जो गिने जाते हैं, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए और महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य में जो छायावाद का युग एक था, छायावादी साहित्य की जो धारा है, जो समय है, उसमें 4 स्तंभ मुख्य है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, उसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कहते हैं कि जो प्रसाद है वो सदैव इतिहास का बोध कराने वाले साहित्य की रचना करते थे और पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली, प्रकृति का चित्रण छायावाद में जितना सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है, उतना और किसी ने नहीं किया है। निराला अपनी ओजस्विता, तेजस्विता, उसके आधार पर और रौद्र स्वरूप धारण करने वाले एक कवि के रूप में निराला जी की पहचान है। और महादेवी वर्मा जी जो गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली, जो रियलिटी के आधार पर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री में पहचानी जाती है। महादेवी वर्मा एक जीवनी के आधार पर रेखा चित्र फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी यानी कि विद्वान, पुरुष में विद्वान, अगर पुरुष कवि होते हैं लेखक,
तो उसके विद्वता का आधार विद्वान से पहचाना जाता है, लेकिन स्त्रियों में विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के आधार पर उत्तम गद्यकार, रेखाचित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचना है। महादेवी जी ने हिंदी साहित्य में इतना प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना की है। ऐसे धनी व्यक्ति महादेवी वर्मा जी, वो कवयित्री भी, बहुत सारी कविताएं भी रची है वर्मा जी ने, और गद्य के आधार पर भी बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना की है। यहाँ देखने का यत्न करते हम तो रानी नामक एक घोड़ी, उनके दो साथी, एक रानी यानी कि घोड़ी का नाम है, और उनके दो साथी जो निक्की और रोजी, निक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि कुतिया, ये पशु के आधार पर रची गई है, के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्रण अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। ये रेखा चित्र की एक विशेषता होती है, और खास करके महादेवी वर्मा जी की जो रचना होती है, जो रेखा चित्र होते हैं, जो साहित्य रचा गया है, उसमें एक तात्स्य खड़ा होता है। घोड़ी, ये सब मानसिक तौर के आधार पर रची गई रचनाएं हैं, फिर भी हमारे समक्ष ये घोड़ी, ये नेवला, ये रोजी यानी कि कुतिया, ये सब उसके प्रति हमारा जो भाव है, उसके प्रति हमारा जो लगाव है, वो लगाव एक संस्मरण, एक तादस्य खड़ा करता है। ये कला में इतना तेज है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। देखो इसमें पशु पक्षियों के प्रति, प्राणियों के प्रति ये महादेवी जी का जो स्नेह है, इस स्नेह के आधार पर यहाँ पर यह रचना का मूल आधार है। ये रचना को पढ़ने से पहले उनका जो उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ ये जो सवारी है, घुड़सवारी, देखो यहाँ गधे की सवारी है। देखेंगे हम रचना में आगे कि इसका मतलब क्या है। उससे पहले हम उसका उद्देश्य, ये पशु को आधार बनाकर ये रेखा चित्र बनाने का उद्देश्य, कहने का मतलब यह है कि यह भावी पीढ़ी को ये पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखने की प्रेरणा देता है और उनमें जागरूकता पैदा करना है। पशु पक्षियों का साहचर्य प्राप्त करना हमारी परंपरा है, का अटूट हिस्सा है। और पक्षियों को दाना चुगाना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को भोजन देना और बंदरों को फल एवं चना खिलाना, गाय और कुत्ते को रोटी देना, ये सब हमारा जैसे कि फर्ज बनता है, ऐसा महादेव जी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों पालना, ये भी कहीं कम रोमांचित बात नहीं है। जानवर पालना क्यों? उसके प्रति हमारा लगाव, उसके प्रति हमारा लगाव कैसा होता है। जानवर पालने से व्यक्ति के तनाव और ट्रेस, जो पूरा दिन दौड़ भाग वाली जिंदगी जो बिताते हैं, उसमें सहानुभूति होती है, सहानुभूति होती है पशुओं के प्रति। और यह संवेदनशीलता पशु पक्षी पालने से ही बढ़ती है। कहने का मतलब यह है
कि भावी पीढ़ी पशु पक्षी से प्रेम रखे, प्यार करे और एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहे, तो ये भागदौड़ वाली जिंदगी में महादेवी जी कहते हैं कि ये हमारा जो दिमाग होता है वो फ्रेश रहता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर ये बात समझाने का यत्न करते हैं। देखते हैं हम ये रेखा चित्र रानी। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों की आधिक्य था। देखो, रियासत, सत्ता, एक राज्य स्तरीय, उस जमाने में एक घोड़ा रखना, उसकी सवारी करना, शिकार करना, ये सब राजा और रजवाड़ाओं में बहुत ज़्यादा था। तो इंदौर जो है, इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा सिटी है। ऐसा जनसंख्या के आधार पर ये बड़ा सिटी है, यानी कि शहर है, नगर है। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्दों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। सफ़ेद टट्टू यानी कि गधा। तो घूमते देखते हैं, देखो यहाँ पर ये सफ़ेद टट्टू, ये चॉकलेटी रंग का ये जो घोड़ा है, घोड़ी। रामा के कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। रामा जो है उनका नौकर है। महादेवी जी कहती है यहाँ पर कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय की यह बात है, उस समय का यह वर्णन है कि हम छोटे बच्चे थे ना, उस समय की बात करते हैं। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। उन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घुमाते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। हाँ, दंड मिलता है तो गधे के ऊपर बिठाकर देश निकाला दे देने की एक सिस्टम, यानी कि एक रिवाज था। राजा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। और हमारी जिज्ञासा यानी कि नया नया जानने की इच्छा, तो उसका समाधान कर देते हैं। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया था। वो कहते हैं कि मैं विलायत गया था तो वहाँ दंड मुझे मिला और गधे पर बिठाकर भारत भेज दिया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। विलायत में ये सफ़ेद टट्टू यानी कि गधा नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। हमारे पास छोटा सा एक घोड़ा होना चाहिए, ये तो अन्याय है। ये सब घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं, घूमते हैं, तो हमें भी मन कर रहा है हमारे पास भी एक छोटा सा घोड़ा होना चाहिए। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रस्ताव रखा। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र में दिया और छोटा घोड़ा न रखने अन्याय की बात की। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? हंसते हुए कहा बाबूजी ने हमें बच्चों से। तुम कहो के साथ ठेलम ठेला उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। बाबूजी ने हंसकर कहा हमसे, क्या आपको घोड़ा चाहिए तो मैं सफ़ेद टट्टू ला देता हूँ, बैठोगे उस पर? तब हम बच्चों में तुम कह, क्योंकि बाबूजी के सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं चलती थी उस वक्त, तो ठेलम ठेला कर रहे हैं कि भाई तुम कहो। लेकिन मैं आगे जाकर बोली, मैंने कहा बाबूजी सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है, तो हमें वो नहीं चाहिए। ऐसा पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा
कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। देखो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक चॉकलेटी रंग का घोड़ा ये हमारे बरामदे में, वरांडे में घोड़े बांधने की जो जगह होती है, एक ऐसी जगह बनाई। वहां तो कोई ऐसी जगह थी नहीं। एक टट्टू आंगन के पश्चिम वाले में बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए एक दीवार में एक नया दरवाजा लगाया। दीवार में एक नया दरवाजा लगाकर ये चॉकलेटी रंग का जो घोड़ा है, घोड़ी जो है, वो चॉकलेटी रंग की घोड़ी को ले आए बाबूजी। दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उनकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। देखो ये घोड़ों की देखभाल करने के लिए एक छुट्टन नाम का साइस भी रख दिया बाबूजी ने। तो यहाँ पर देखते हैं कि व्याकरण के तौर पर चॉकलेटी रंग का टट्टू और पश्चिम का विरोधी पूर्व, बरामदा यानी कि वरंडा, घोड़े, उसका समानार्थी होता है अश्व, टट्टू यानी घोड़ा। तो उसी प्रकार साइस यानी कि एक घोड़े की देखभाल करने का एक जो छुट्टन नाम का, यहाँ छात्रों को एक छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि घोड़े की देखभाल करने के लिए बाबूजी ने किसको रखा है। घोड़े की देखभाल करने के लिए बाबूजी ने छुट्टन नाम का एक साइस रखा था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित यानी कि आकर्षित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों ने के लिए मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचते हैं। कान खींचना, कान भी खींचते हैं। और हमारी खिड़की तक दरवाजों में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिसमें हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न भी रहे हैं। देखो अब हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हो गए, बहुत प्रभावित हो गए। हमको अच्छा लगने लगा है। और हमारे अन्य साथी जो जीव है, रोजी और निक्की, ये सब, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। विशेष कोई नौकर भी नहीं है। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रामा तो कान खींचता है, वो तो डांटने फटकारने लगता है। तो हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके। देखो ये घोड़ी को अंदर बरामदे में लाए, लेकिन हमें कोई सुख सुविधा नहीं दी जिसमें हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया। बाबूजी ने ऐसा कहा कि ये जो टट्टू है, अब तक तो हमें ऐसा लगता है कि ये घोड़ी को क्यों लाए हैं। ये दरवाजा भी नहीं खुलता है और उनको इतनी सगवरता जो यहाँ पर दी रखी है, तो हम तो बड़े अप्रसन्न हो गए हैं। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, हम रुठ गए। वाकई क्यों यह किया है बाबूजी ने, हमें मालूम नहीं था। देखो व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो देखो यहाँ पर अप्रसन्न, प्रसन्न और अप्रसन्न विलोम शब्द हैं।
और ये निक्की और रोजी डांटना फटकारना, इसी प्रकार परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। कुछ दिनों तक हमें ऐसा लगा कि भाई ये तो अव्यवस्था होती है, क्योंकि घोड़ी को यहाँ बांध देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, हमारा जाना आना ये सब अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। क्या? ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, देखो यहाँ ताजमहल का चित्र। ताजमहल यानी कि जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के तौर पर ताजमहल की रचना की है। देखो ताजमहल की ये विशेषता है कि उसके जो 4 दरवाजे हैं, उस चारों दरवाजे के उससे देखेंगे तो बिल्कुल समान ही नज़र आता है। और इटली से और देश विदेश से कारीगर बुलाए और ताजमहल का निर्माण करवाया। एक विश्व प्रसिद्ध संपत्ति जो अजायबी में जिसकी गणना होती है, ऐसा ताजमहल का चित्र हमने देखा था। और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हैं उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए हैं, क्योंकि ताज रानी, ये ताजमहल, वहाँ रहने वाली है रानी, और उसके आधार पर यह समझाने का यत्न। तो ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी तक तरह निकल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। हमें ईर्ष्या होती थी कि ये रानी को क्यों ले आए हैं, घोड़ी को क्यों ले आए हैं बाबूजी। लेकिन ये जो ताजमहल और उसके आधार पर यह समझाने का यत्न, ये सब सोच समझकर हमें उसके प्रति करुणा का भाव उपजने लगता है और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, देखो यहाँ घोड़ी का वर्णन है, घोड़ी कैसे दिखाई देती है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल, उसकी जो लगम का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ, देखो और पारदर्शी जैसी आंखें, काली और पारदर्शी जैसी आंखें। लाल नथुने यानी कि नाक, लाल नथुने फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है। उजले दांत, उजले दांत, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, होठ कैसे गुलाबी और लंबा मुंह, चबाते रहने पर, लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत यानी घायल नहीं होता है। लोहा चबाने से भी उनका मुंह जो है वो घायल नहीं होता है। क्षत विक्षत ये विलोम शब्द है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। घोड़ी की जो ऊंचाई है और उसकी पीठ की जो चौड़ाई है वो भी अधिक है, यानी कि सुडौल, अच्छे आकार वाला शब्द समूह के लिए शब्द में भी पूछा जाता है। सुडौल यानी कि अच्छे रंगरूप आकार वाला, मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती है उनकी पूंछ। घोड़ी की जो पूंछ है वो कैसी? मोरछल, मोर के पीछे के आधार पर, मोर पीछ के आधार पर
देखो बताई गई है। ऐसे मूर्छल जैसी पूंछ, उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी बात है। महादेव जी कहती है कि मैं जब छोटी थी उस वक्त की यह बात है, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर स्मृति चिन्ह, स्मृति पुरानी यादें की रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। हम बार बार सोचते हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं कि और छोटी क्यों नहीं हुई, होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख रहते। हाँ, जिस प्रकार हम रोजी और ये जो निक्की है, नेवला और कुतिया, ये भी प्राणी है, छोटे छोटे प्राणी। इस प्राणी को हम अपने घर में साथ लेकर उसके साथ खेल सकते हैं। तो ये घोड़ी थोड़ी बड़ी है, वो छोटी अगर होती तो हम घर में भी उसको खिला सकते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अराजकता यानी अव्यवस्था, अस्तबल यानी कि घोड़े रखने की जगह, घोड़े बांधने का आवास, शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। तो वो भी एक हमारी अराजकता, कार्यालय यानी कि दफ्तर, अव्यवस्था होती है हमें। क्यों? क्योंकि घोड़े की साइज यानी कि घोड़ी बड़ी है तो हम अपने घर में नहीं ले जा सकते हैं, ये प्रश्न है। तो इसके आधार पर आज हम इतना यहाँ तक रखते हैं। अगले तास में हम ये रेखा चित्र को आगे पढ़ेंगे, आगे का अभ्यास करेंगे। वाकई घोड़ी के साथ ये जो बच्चे लोग हैं किस प्रकार रह सकते हैं। बाबूजी ने घोड़ी बच्चों को सवारी करने के लिए ले रखी है, तो वाकई क्या वो उसके ऊपर सवारी कर सकेंगे, उसके साथ घुल मिल कर रहेंगे, या कोई तकलीफ होगी? उसके ऊपर सवारी करने से अगर कोई गिर कर नीचे गिर जाते हैं, लपस कर नीचे गिर जाते हैं, तो किसी को चोट भी आ सकती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? इन सारे के जो प्रश्न हैं, सारे के सारे जो प्रश्न हैं, उसका निराकरण और उसकी चर्चा हम अगले तास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।